अभी तक आपने सुना। अब उन्हें पंक्ति से और कोई उम्मीद, कोई लगाव, कोई प्यार नहीं रह गया था, बल्कि सारी चीज़ें अब उन्हें आर्या से ही रह गई थी। पंक्ति से वो बहुत ही ज़्यादा उखड़ी उखड़ी रहने लगी थी, लेकिन अब तक किसी को भी आर्या की सच्चाई के बारे में पता नहीं चला था। और तो और रूपा जी और कभी कभी वीर भी आर्या पर पंक्ति से ज़्यादा भरोसा करते थे। अब आगे 6 महीने बाद, इन 6 महीने में सब लोग बहुत ही ज़्यादा रईसी से रहने लगे थे। महंगे महंगे कपड़े, ज्वेलरी पहनकर रहना, खान पान नौकर चाकर वाली ज़िंदगी जी रहे थे। रात के 8 बज रहे थे जब आर्या डिनर करने आती है तो बहुत परेशान थी। क्या बात है आर्या, तुम बहुत परेशान लग रही हो, वीर ने पूछा। वीर, तुम तो जानते हो ना कि कल हमारे एक बहुत बड़े क्लाइंट अमेरिका से आ रहे हैं और उनके साथ कल ही मीटिंग है। अगर वो सक्सेसफुल हो गई तो हमारी कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन मैं बहुत नर्वस हूँ वीर, आर्या ने कहा। आर्या, मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ी डील है, लेकिन तुम भी तो जानती हो ना कि डरने से कुछ नहीं होगा, वीर ने कहा। हाँ वीर, तुम सही कह रहे हो, मुझे इतना नहीं घबराना चाहिए, वरना शायद मेरी घबराहट और डर के कारण घर में सब कुछ खराब हो जाएगा। और हाँ, थैंक यू मुझे मोटिवेट करने के लिए और समझाने के लिए, आर्या ने मुस्कुरा के कहा। इट्स माय प्लेज़र। अब तुम आराम से खाना खाओ और टेंशन फ्री होकर सो जाओ, ताकि कल हमारी मीटिंग में बहुत अच्छी हो। मैंने मुस्कुराकर आर्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा, जिससे आर्या बहुत ज़्यादा खुश हुई। वीर के कहे अनुसार खाना खाकर सोने चली जाती है। सारे लोग चैन की नींद सोते हैं और फिर से वो वीर और आर्या ऑफिस निकल जाते हैं। ऑफिस जाकर वो लोग अपने इंटरनेशनल क्लाइंट का वेट कर रहे होते हैं और तभी एक आदमी अपने 3 या 4 स्टाफ के साथ वहां आता है। ब्लू कलर के फॉर्मल सूट पहने हुए, गेहुआ रंग, हाइट भी कुछ 5 फुट 10 इंच होगी, बालों को अच्छे से समेट करके और दाढ़ी मूंछ में था और वीर के पास आता है। हेलो, माय नेम इज़ वीर, वीर ने हाथ बढ़ाकर कहा। शिवम मेरा, नाइस टू मीट यू, उस आदमी ने मुस्कुरा कर कहा। एंड शी इज़ डायरेक्टर ऑफ आवर कंपनी, आर्या रंधावा, वीर ने आर्या की तरफ इशारा करके कहा तो शिवम ने उसकी तरफ देखा और उसे पहली ही नज़र में आर्या पसंद आ गई। हेलो मिस्टर शिवम, आर्या ने हाथ बढ़ाकर कहा। हेलो मिस आर्या, शिवम ने मुस्कुराकर हाथ मिलाकर कहा। लेट्स गो टू द मीटिंग रूम, वीर ने कहा और फिर वो लोग अंदर की तरफ एक बहुत ही ज़्यादा बड़े रूम में जाते हैं। करीब 2 घंटे की मीटिंग के बाद शिवम ने डील के लिए हाँ कर दिया और मीटिंग सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद वो लोग बाहर आते हैं। थैंक्स मिस्टर शिवम, मुझे उम्मीद है कि हमें आपके साथ काम करने में बहुत मज़ा आएगा, वीर ने कहा। यस, लेकिन आप लोग प्लीज़ बार बार मुझे मिस्टर शिवम मत बोलिए, कॉल मी शिवम, और मैं भी आप लोगों को बस आपके नाम से बुलाऊंगा। अब तो वैसे भी बहुत दिन साथ में काम करना है, तो कब तक ये फॉर्मेलिटी निभाएंगे, शिवम ने कहा। जी ठीक है शिवम, अब हम अपने काम को भी बहुत खुशी से और मेहनत से आगे बढ़ाएंगे, वीर ने कहा। क्या हम आपको आपके होटल तक छोड़ दें, आर्या ने पूछा। नो थैंक्स आर्या, मेरी गाड़ी है, शिवम ने आर्या को प्यार से देखकर कहा। ओके, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। शिवम, तुम आज हमारे यहाँ डिनर पर क्यों नहीं आते हो? मैं चाहता हूँ कि अब हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम साथ स्पेंड करें, ताकि एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और एक दूसरे के काम करने का तरीका भी जान सकें, वीर ने कहा। हाँ शिवम, वीर बिल्कुल सही कह रहा है, तुम प्लीज़ घर पर आ जाओ, वीर की फैमिली भी तुमसे मिलेगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा और उनको भी और हमें भी, आर्या ने कहा। आप लोग फैमिली हैं क्या, शिवम ने पूछा। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए, वीर और मैं कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं। कई साल से मैं इनके और इनके फैमिली के साथ रह रही हूँ और अब मैं वहीं रह रही हूँ, आर्या ने कहा। ठीक है, फिर मैं 7:30 बजे तक आता हूँ, शिवम ने कहा। घर आकर वीर और आर्या सबको अपनी डील पूरी होने की खुशखबरी देते हैं। आज शिवम घर आ रहा है डिनर पे और मैं चाहता हूँ कि कोई भी कमी ना रहे, इसलिए डिनर की पूरी तैयारी पंक्ति ही करेगी, वीर ने कहा। ठीक है वीर, मैं सब कुछ कर लूँगी, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। रात के 7:30 बज रहे थे जब शिवम घर आता है। वेलकम शिवम, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था, वीर ने कहा। थैंक यू वीर, मैं भी बस इंतज़ार कर रहा था कि कब शाम हो और मैं तुम लोगों से और आर्या से मिलूं।
वैसे तुम्हारा बंगला तो बहुत आलीशान और खूबसूरत है, शिवम ने कहा। थैंक यू, वीर ने कहा, और उसके बाद वो दोनों सोफा पर बैठे। तभी रूपा जी और शांति जी वहाँ आती हैं और वीर उनसे शिवम को मिलाता है। शिवम उन दोनों के पैर छूता है और फिर वापस बैठकर बातें करने लगता है। तभी आर्या आती है और एक बार फिर से शिवम की नज़र उस पर अटक जाती है। उसे आर्या से पहली नज़र का प्यार जो हो गया था। आर्या, आई मस्ट से तुमने और वीर ने इस कंपनी को बहुत अच्छे से संभाला है और मुझे खुद पर गर्व हो रहा है कि मैं इतने काबिल लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। थैंक यू सो मच शिवम, मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आर्या ने मुस्कुराकर कहा। वीर, तुम मुझे अपनी वाइफ से नहीं मिलवाओगे क्या, शिवम ने कहा। और तभी पंक्ति किचन से जूस का ट्रे लेकर आती है। अरे वो रही, आ गई मेरी वाइफ, वीर ने मुस्कुराकर पंक्ति की तरफ इशारा करके कहा। तभी पंक्ति वीर को देखकर मुस्कुराई और जूस का ट्रे लाकर सामने टेबल पर रखा और उसके बाद उसकी नज़र शिवम पर गई तो उसे देखकर वो हैरान रह गई। और ये हैरानी सिर्फ पंक्ति के चेहरे पर नहीं थी, शिवम भी पंक्ति को उतनी ही हैरानी से देख रहा था। पंक्ति, तुम यहाँ, शिवम ने हैरानी से कहा। शिवम, तुम यहाँ कैसे, पंक्ति ने भी हैरानी से कहा। और सारे लोग उन दोनों का चेहरा देख रहे थे। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, वीर ने पूछा। जानते हैं, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, हम आस पड़ोस में ही रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़े थे और साथ ही एक ही कॉलेज में भी पढ़ाई की थी। 10 साल की उम्र से जानता हूँ मैं पंक्ति को, शिवम ने मुस्कुरा के कहा। हाँ, और इसके बाद इसके पापा के एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी तो ये अपने दादा दादी के पास अमेरिका चला गया। लगभग 3 साल तो हो गए होंगे इससे कांटेक्ट छूटे हुए, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। लेकिन सच पंक्ति, तुम्हें आज यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कहना पड़ेगा कि तुम्हें बहुत अच्छा और होनहार पति मिला है, शिवम ने मुस्कुराकर कहा। वो तो है, पंक्ति ने वीर को देखकर मुस्कुराकर कहा तो वीर भी मुस्कुरा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग इतने अच्छे दोस्त थे, वीर ने खुशी से कहा। ये कैसे, ये मिडिल क्लास पंक्ति का दोस्त इतना अमीर, खैर क्या पता कि इस बचपन के दोस्त को पंक्ति और वीर को अलग करने में यूज़ कर सकूं, आर्या ने मन ही मन मुस्कुराकर बोली। कुछ देर बातचीत करने के बाद और हंसी मजाक करने के बाद शिवम डिनर करता है और थोड़ी देर बाद घर चला जाता है। सारी चीज़ों को समेटने के बाद पंक्ति रूम में जाती है और फ्रेश होकर चेंज करके बेड पर आती है, जहाँ वीर बेड पर पहले से ही बैठा था। क्या बात है, आज मेरी मैडम को उनका बचपन का दोस्त मिल गया। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप हमें भूल जाइएगा। हो सकता है, लेकिन अगर आपको भूल जाऊंगे तो जिएंगे कैसे, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। पंक्ति, मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाऊं। देखो ना, शादी के 9 महीने पूरे हो गए हैं और मैं आज तक तुम्हें हनीमून पर भी नहीं लेकर गया। खैर, शुरू के 3 महीने तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे, लेकिन अब तो सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें घुमाने नहीं ले जा पाया। वीर ने कहा, तुम्हारे साथ तो हर जगह मुझे बहुत खूबसूरत लगती है, तो किसी नई जगह जाऊं या ना जाऊं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जगह भी खूबसूरत बनेगी तो तुम्हारे साथ ही वजह से ही और किसी वजह से नहीं, पंक्ति ने कहा तो वीर ने उसे गले लगा लिया। कुछ दिन यूं ही बीतते हैं। इधर वीर और पंक्ति का एक दूसरे की तरफ तो प्यार गहरा था ही, और वहीं दूसरी तरफ शिवम ने भी ठान लिया था कि वो जल्द ही आर्या को प्रपोज कर देगा। आखिरकार एक दिन शिवम, वीर और पंक्ति एक मॉल में मिलते हैं। शिवम ने पहले ही पंक्ति को कहा था कि आर्या को अपने साथ ना लाए, इसलिए वीर ने आर्या को नहीं बताया और बहाना करके पंक्ति के साथ मॉल में जाकर शिवम से मिलते हैं। हिम्मत करके शिवम ने अपने दिल की बात पंक्ति और वीर को बताई। क्या सच में तुम आर्या से, पंक्ति ने कहा। हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे कहूँ, शिवम ने कहा। तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे, वीर ने कहा। लेकिन कैसे, शिवम ने पूछा। एक काम करो, शाम को ठीक 5 बजे होटल पर्ल में पहुंचो, वहां पर मैं अपने नाम की बुकिंग करा दूंगा। आर्या को फ़ोन करके कहूँगा कि मैं तुम्हें वहां मिलने आ रहा हूं, और उसके बाद जब वो आ जाएगी तो वो तुमसे मिलेगी और मौका देखकर तुम उसे प्रपोज कर देना, वीर ने कहा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा प्लान है, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन अगर उसने मुझे मना कर दिया तो, शिवम ने पूछा। देखो शिवम, जहाँ तक मैं जानता हूँ आर्या की ज़िंदगी में फ़िलहाल कोई नहीं है, तो वो तुम्हें किसी लड़के की वजह से तो मना कर नहीं सकती है, और तुम इतने स्मार्ट हो
अच्छी पर्सनालिटी है, इतना अच्छा कमाते हो, तो मना क्यों करेगी? कोई कारण होना चाहिए ना मना करने का। दूसरी बात, तो तुम उससे इतना प्यार करते हो कि कोई वजह ही नहीं है मना करने की। तुम बस चिंता मत करो, जैसा मैंने कहा है बस वैसा करो। बस आज हिम्मत करके उसे प्रपोज कर ही देना, क्या पता वो तुम्हारी हो जाए हमेशा के लिए, वीर ने शिवम को समझाते हुए कहा। ठीक है, शिवम ने मुस्कुराया और इसके बाद वीर को गले लगाया और उसके बाद पंक्ति को भी गले लगाया। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, शिवम ने मुस्कुरा कर कहा। वीर आर्या को फ़ोन करके ये बात कहता है कि वो शाम को 5 बजे उसका इंतज़ार पर्ल होटल में करेगा। आर्या तो बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ है कि वीर मुझसे मिलना चाहता, और वो भी अकेले। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मैं इतनी खूबसूरत लगूंगी कि वीर तो मुझे देखते ही प्रपोज कर दे, आर्या ने खुशी से चहकते हुए कहा। जैसा तय हुआ था, शाम को शिवम होटल पहुंचता है और उसके 10 मिनट के बाद आर्या भी वहां आती है। अपने सामने वीर को ना पाकर और शिवम को देखकर आर्या बहुत ज़्यादा हैरान होती है। शिवम, तुम यहाँ? आर्या ने कहा। आओ आर्या, बैठो। मैंने ही वीर को कहा था हमारे मुलाकात के लिए किसी होटल में सीट बुक कराने के लिए, शिवम ने मुस्कुरा कर कहा। लेकिन वीर तो मुझसे कहा था कि वो मुझसे मिलना चाहता है, आर्या ने कहा। ये वीर का ही प्लान था हम दोनों को यहाँ मिलाने के लिए, शिवम ने कहा। मिलाने के लिए मतलब, और प्लान? आर्या ने कहा। और तभी वेटर वहाँ पर आता है। मैम, सर आपका ऑर्डर, वेटर ने पूछा। नो थैंक्स, आर्या ने कहा। आप एक काम कीजिए, 2 रेड वेलवेट पेस्ट्री और शेक ले आइए, शिवम ने कहा। तो आर्या उसे हैरानी से उसे देखने लगी। ये दोनों चीज़ तो मेरी फेवरेट है, बट तुम्हें कैसे पता? आर्या ने पूछा। मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, शिवम ने मुस्कुरा कर कहा। और तभी वेटर उनका ऑर्डर लेकर भी आ गया। अब बताओ मुझे कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे और वीर ने ये सब क्यों किया है? मिल्क शेक पीते पीते आर्या शिवम से बोलती है। आर्या, वो बात ये है कि आई लव यू। मुझे नहीं पता कैसे कब, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा था ना, तब से तुम्हारे लिए पागल हो गया था मैं। और अब इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कुछ ही दिनों में पता नहीं कैसा जादू कर दिया तुमने मेरे सर पर। हर वक्त हर जगह बस तुम ही दिखती हो मुझे सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है। आई रियली लव यू, शिवम ने कहा। तो वो कुछ देर तो उसको घूरे जा रही थी और उसके बाद कुछ सोचकर वो मुस्कुराई और शिवम के हाथ पर अपना हाथ रखी। पता है, मुझे पहले से ऐसा लगता था कि तुम मुझसे, सच तो ये है कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कह नहीं पाई। आई लव यू टू शिवम, आर्या ने हल्का शर्मा कर कहा। तुम सच कह रही हो? तुम जानती नहीं हो कि तुमने मुझे कितना खुश कर दिया है। आई लव यू सो मच आर्या, शिवम ने मुस्कुरा कर कहा। तो आर्या भी मुस्कुराई। कुछ देर के बाद वो लोग होटल से बाहर आते हैं और फिर साथ में ही वीर के घर जाते हैं। घर जाकर वो लोग वीर और पंक्ति को ये खुशखबरी देते हैं और साथ ही रूपा जी और शांति जी को भी बताते हैं। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं। मैं तो कहूँगा ना, अब जल्द से जल्द तुम दोनों शादी भी कर लो, वीर ने कहा। हाँ वीर, मैं भी यही सोच रही हूँ, मैं बहुत जल्दी शिवम से शादी कर लूँगी, आर्या ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा वीर, कल मुझे बहुत ज़रूरी काम से बेंगलुरु जाना है और वापस आने में मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे, शिवम ने कहा। क्या? लेकिन कल मेरा बर्थडे है, वीर ने कहा। आई एम रियली सॉरी वीर, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। मैं चाह कर भी उस मीटिंग को पोस्टपोन नहीं कर सकता हूँ। मेरी इंडिया आने की सबसे बड़ी वजह वही मीटिंग है, शिवम ने कहा। ठीक है, कोई बात नहीं, वीर ने कहा। वीर, अगले हफ्ते हम गोवा जा रहे हैं, वहाँ पर तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे से मनाएंगे, ठीक है? पंक्ति भी रहेगी, आर्या भी रहेगी। यहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मना लो और वहाँ पर हमारे साथ बर्थडे मना लेना, ठीक है? और हाँ, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस, शिवम ने कहा। ठीक है भाई, मैंने मुस्कुरा कर कहा। उसके बाद शिवम ने आर्या को गले लगाया और फिर वीर को गले लगाया और फिर एट लास्ट पंक्ति को गले लगाकर फिर वहाँ से चला गया। उसके बाद आर्या अपने कमरे में जाती है और गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकने लगी। ये क्या हो गया है? मैं वीर से मिलना चाहती थी और शिवम वहाँ क्यों आ गया? मैं वीर से प्यार करती हूँ और वीर सिर्फ मेरा ही रहेगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी है ना शिवम? अब देखो मैं कैसे तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंकती हूँ, आर्या ने गुस्से में कहा। अगले दिन राठौड़ फैमिली बहुत ज़्यादा खुश था और हो भी क्यों ना, आज वीर का बर्थडे जो था
सुबह से ही पूरे बंगले की सजावट शुरू हो गया था और मेहमानों को तो कल ही न्योता भेज दिया गया था। शाम को तो बंगले में बहुत ही ग्रैंड पार्टी आयोजित किया गया था। पंक्ति भी काम में ही लगी थी जब शांति जी उसके पास आई। पंक्ति बेटा, तूने केक के लिए ऑर्डर दे दिया है क्या? शांति जी ने पूछा। नहीं दादी, बस जा रही हूँ, पंक्ति ने कहा। तभी आर्या वहाँ आई। पंक्ति, तुम वीर के लिए केक ऑर्डर कर रही हो? आर्या ने पूछा। हाँ आर्या, पंक्ति ने मुस्कुराकर कहा। तो एक चीज़ याद रखना, चॉकलेट केक ऑर्डर मत करना, क्योंकि वीर को चॉकलेट एकदम पसंद नहीं है। उसे पाइनएप्पल केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तुम वही ऑर्डर करना, ठीक है? वो तो कहता है कि चॉकलेट देखकर उसका मूड ख़राब हो जाता है। प्लीज़, और तूफ़ान का कोई नॉर्मल रेगुलर साइज़ का ऑर्डर करना, क्योंकि ऑफिस में बहुत सारे लोग आने वाले हैं, आर्या ने कहा। मैं जानती हूँ आर्या कि वीर को कौन सा केक पसंद है, लेकिन फिर भी वीर के लिए सोचने के लिए थैंक यू, पंक्ति ने कहा। तो आर्या मुस्कुराई। तुम क्या जानो पंक्ति, मैं तो हर वक्त सिर्फ और वीर के ही बारे में सोचती हूँ। इतना प्यार जो है उससे, आर्या मन ही मन बोली और मुस्कुराई। उसके बाद पंक्ति ने बेकरी शॉप में कॉल करके 3 पाउंड का एक केक ऑर्डर कर दिया। कुछ मिनट के बाद जब पंक्ति काम में व्यस्त थी, तभी आर्या ने चुपके से उसका फ़ोन ले लिया और वापस से बेकरी वाले को फ़ोन किया। हेलो, मैं पंक्ति राठौर बोल रही हूँ। वो अभी मैंने आपको एक केक का ऑर्डर दिया था ना, मैं उसे कैंसिल करना चाहती हूँ और उसके बदले मुझे दूसरा केक चाहिए, आर्या ने कहा। अच्छा जी, तो बताइए आपको कैसा केक चाहिए, बेकरी वाले ने पूछा। तो आर्या मुस्कुराई और फिर उसने केक के बारे में बता दिया और फिर उसे शाम 6 बजे तक केक पहुँचाने का ऑर्डर भी दे दिया। सारी तैयारियों के बाद आखिरकार शाम हो ही जाती है। शाम के 7:30 बज रहे थे। केक भी अब आ चुका था और पंक्ति अभी भी काम देख रही थी। तभी शांति जी वहाँ आई। अरे पंक्ति, तुम अभी तक यहीं हो? जाओ, जाकर पहले तैयार हो जाओ, फिर काम देखना, शांति जी ने कहा। दादी बस 10 मिनट का काम है, मैं वो करके जा रही हूँ, पंक्ति ने कहा। नहीं, पहले जाकर तैयार हो जाओ, शांति जी ने कहा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं पंक्ति, तुम सुबह से काम में लगी हो, अब जाकर तैयार हो जाओ, क्योंकि लोग आ रहे हैं। मेरे साथ साथ मेरे परिवार को भी तो देखेंगे। इस घर की बहू और मेरी जान कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये तो आज सब देखेंगे ही, क्योंकि मेरा नूर तो तुम ही हो ना, तुमसे ही तो मैं चमकता हूँ। जाओ ना प्लीज़, वीर ने मुस्कुराकर कहा। तो पंक्ति शर्माई और फिर मुस्कुराकर अपने कमरे में चली गई। आधे घंटे में ही मेहमानों का आना शुरू हो गया। सारे लोग वीर को बधाई दे रहे थे और तभी आर्या वहाँ आई। सिल्वर कलर के सीक्वेंट ड्रेस जिसमें स्लीवलेस नहीं थे और वो घुटने से भी ऊपर थे, बालों की पोनी किए हुए और हाई हील्स पहने और अच्छे खासे मेकअप में वो बहुत हॉट लग रही थी। सारे लोग आर्या को देखकर उसे आकर गुड इवनिंग विश करते हैं। तभी पंक्ति सीढ़ियों से नीचे उतरती है। रेड कलर की प्लेन साड़ी में ब्लैक कलर का बॉर्डर और एल्बो तक के ब्लाउज में थी। साथ में उसने अपने कमर तक के लंबे बाल को कर्ल किया था और हल्का सा मेकअप किया था। सारे लोगों की नज़र बस पंक्ति पर थी। सब पंक्ति से पहले तो मिल ही चुके थे, लेकिन अब जब दोबारा मिल रहे थे तब भी उसकी खूबसूरती को देखकर अचंभित ही थे। पंक्ति नीचे आकर सबको नमस्ते करती है। वीर सर, एक बात तो है ना, आपकी वाइफ कितनी खूबसूरत है, हमने आज तक नहीं देखी है, वीर के ऑफिस के एक आदमी ने कहा। थैंक यू अभिषेक, मैंने मुस्कुराकर कहा और फिर पंक्ति की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। सारे लोग पंक्ति की तारीफ़ किए जा रहे थे, चाहे वो ऑफिस के लोग हों या फिर कोई दूसरे दोस्त रिश्तेदार, लेकिन सब इस पंक्ति को देखकर उसकी तारीफ़ कर रहे थे, वीर को बधाइयाँ ही दे रहे थे। आखिरकार सब लोग एक साथ जुटते हैं केक काटने के लिए। तभी घर का एक सर्वेंट केक लेकर आता है और जब सारे लोग केक देखते हैं तो हल्का हल्का हंसने लगते हैं। वीर और रूपा जी को तो केक को देखकर बेहद गुस्से में थे और गुस्से में पंक्ति को देख रहे थे, और शायद इसलिए क्योंकि वो डोरेमोन और छोटा भीम वाला चॉकलेट केक था। अरे वाह, हमें तो सच में बचपन की याद आ गई, एक आदमी ने मुस्कुराकर कहा। तभी आर्या सामने आई। अरे इसीलिए तो हमने ये केक ऑर्डर किया है, बर्थडे पे तो सबसे ज़्यादा एंजॉय बच्चे ही करते हैं ना, इसीलिए हमने सोचा वीर के बर्थडे पर हम सबको उनके बचपन के बर्थडे की याद दिला दें, है ना पंक्ति, आर्या ने बात संभालते हुए कहा। तो पंक्ति उसकी तरफ देखी। कुछ मिनटों के बाद वीर का मन ना होते हुए उसने केक काटा और केक काटने के बाद उसने सबसे पहले केक
रूपा जी को खिलाया, फिर शांति जी को और फिर आर्या को, लेकिन उसने पंक्ति को केक नहीं खिलाया और इस बात से पंक्ति बहुत दुखी होती है। लेकिन फिर भी वो पूरी कोशिश करती है कि अब पार्टी बिल्कुल भी ना बिगड़े। वीर को दुखी देखकर घर के सारे लोग तो उदास हो ही चुके थे, लेकिन बाहर के लोग पार्टी एंजॉय करते हैं, खाना वाना खाकर आराम से घर निकल जाते हैं। रात के 10 बजे तक पूरी पार्टी ख़त्म हो जाती है। मेहमानों के जाने के बाद तो पंक्ति की सामत ही आ गई थी। तुम कभी कुछ सही नहीं कर सकती हो क्या? ऑफिस के सारे लोग इसका कितना मजाक उड़ा रहे थे। अगर आर्या अभी नहीं होती तो तुमने सोचा है हम क्या कहते? वो तो उसने बात कहकर बात संभाल ली थी। सारे लोग कितना मजाक उड़ा रहे होंगे कि ये क्या बचपना है। हम सारे लोग इस स्टैंडर्ड में इन्वॉल्व हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक वहीं खड़ी हो। तुम्हारी सोच भी आज तक वही मिडिल क्लास की रही है। रूपा जी गुस्से में चिल्लाई। मम्मी जी, मैंने सच में पाइनएप्पल केक ऑर्डर किया था, वो भी सिंपल। आर्या भी वहीं थी जब मैंने ऑर्डर किया था, आप उससे पूछिए, पंक्ति ने हल्का रोते हुए कहा। हाँ रूपा मम्मी, मैं उस वक्त वहीं थी। पंक्ति ने पाइनएप्पल की ही ऑर्डर किया था। मुझे लगता है कि शायद ये दुकानदार की गलती होगी, आर्या ने कहा। देखो पंक्ति, तुम मुझसे तो कोई उम्मीद मत ही रखना, मैं तुम्हारा भरोसा करूँगी। आर्या का मैं भरोसा कर भी सकती हूँ, क्योंकि इन 9 महीने में ना तुमने इस घर पर सिर्फ गलतियाँ ही की है और कुछ भी नहीं किया। इस घर के लिए और आर्या ने हर बार तुम्हारी गलती को संभाला है। और अगर आर्या कह रही है तो तुमने पाइनएप्पल और सिंपल केक ऑर्डर किया था, तो फिर दुकानदार की गलतियाँ तक उसने कार्टून वाला चीप चॉकलेट केक भिजवा दिया। तो ठीक है, कल मैं दुकानदार को बुलाती हूँ और फिर वही बताएगा। रूपा जी के कहने पर अगले दिन ही उस बेकरी वाले को बुलाया जाता है। मुझे ये जानना है कि जब आपको कल सिंपल पाइनएप्पल केक का ऑर्डर दिया गया था तो आपने वो कार्टून वाला केक क्यों भिजवाया? रूपा जी ने गुस्से में कहा। मैडम, मुझे तो कार्टून वाला चॉकलेट केक ही बोला गया था, तभी तो मैंने वो भिजवाया। मुझे कहा गया था कि बच्चे का बर्थडे है, उसके लिए कार्टून वाला केक भिजवा देने के लिए और चॉकलेट वाला होना चाहिए। बेकरी वाले ने कहा। क्या आपको चॉकलेट केक बोला गया था? रूपा जी ने गुस्से में पूछा। जी, बेकरी वाले ने कहा। रूपा, छोड़ना ये सब, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसका तो इतना बतंगड़ बना रही है। जिसका बर्थडे था वो तो सुबह काम के लिए भी निकल गया, और तू है कि? शांति जी ने कहा। दादी बिल्कुल ठीक कह रही हैं रूपा मम्मी, रहने दीजिए ना ये सब। आर्या ने कहा। अगर ये कोई छोटी मोटी गलती होती ना तो मैं ये बात रहने भी देती, लेकिन कल पूरे गेस्ट के सामने मेरे बेटे की बेइज्जती हुई है। सारे लोग हंस रहे थे, मैंने खुद देखा था। वीर का तो मुंह ही लटक गया था अपने ही बर्थडे के पार्टी में, और ये बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप मुझे बस इतना बताइए कि ऑर्डर देने वाले ने अपना नाम बताया था? रूपा जी ने पूछा। हाँ, ऑर्डर तो उन्हीं के नाम से ही मैंने भेजा था, बेकरी वाले ने कहा। किसने दिया था ऑर्डर? रूपा जी ने पूछा। उसने अपना नाम पंक्ति सिंह राठौड़ बताया था, बेकरी वाले ने कहा। तो रूपा जी गुस्से से पंक्ति को देखने लगी। मम्मी जी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर दिया था, वो भी सिंपल, पंक्ति ने कहा। तो ये बेकरी वाले झूठ क्यों बोलेंगे? इनकी क्या तुमसे कोई दुश्मनी है? रूपा जी ने गुस्से में पूछा। 1 मिनट, पहले तो मुझे पाइनएप्पल केक का ही ऑर्डर दिया गया था, लेकिन करीब 10 मिनट के बाद मुझे फिर से एक कॉल आया और मुझे उसको कैंसिल करके फिर नए कार्टून वाले चॉकलेट केक का ऑर्डर दिया गया था। बेकरी वाले ने कहा। क्या दोबारा? लेकिन मैंने तो दोबारा कोई फ़ोन ही नहीं किया था, पंक्ति ने कहा। तो दोबारा किसने फ़ोन किया था आपको? रूपा जी ने पूछा। जी, उसी नंबर से और उसी नाम से दोबारा फ़ोन आया था। दोबारा भी पंक्ति राठौड़ ने ही फ़ोन किया था, और वो भी अपने उसी नंबर से जिसने उन्होंने पहले पाइनएप्पल केक ऑर्डर दिया था, बेकरी वाले ने कहा। क्या? पंक्ति के मुंह से निकला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं, रूपा जी ने हाथ जोड़कर बेकरी वाले से कहा, और फिर बेकरी वाला चला गया। मम्मी जी, मैं, पंक्ति ने इतना ही कहा था कि रूपा जी ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। तुम्हारा सारा खेल मुझे समझ आ गया है पंक्ति। तुमने पहले पाइनएप्पल केक का ऑर्डर इसलिए दिया क्योंकि तुम्हारे सामने आर्या खड़ी थी, पर फिर जब तुमने देखा कि तुम्हारे आसपास कोई नहीं है तब तुमने चॉकलेट केक का ऑर्डर दिया था, ताकि तुम्हारा काम भी हो जाएगा और तुम गलत साबित भी नहीं हो पाओगी, क्योंकि तुम्हारी गवाही तो आर्या दे ही देगी। पहले मुझे लगा था कि तुमसे हमेशा की तरह गलती हुई है, फिर मुझे लगा कि शायद तुमने सही ऑर्डर दिया था।
और गलती दुकानदार से भी है, लेकिन अब सारी बात को सुनकर तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है ताकि तुम वीर को और मुझे दुख पहुंचा सको, रूपा जी ने गुस्से में कहा। रूपा, कुछ भी कहे जा रही है तू? अरे पंक्ति वीर से प्यार करती है और भला वो वीर को क्यों दुखी करेगी? शांति जी ने कहा। ये बात तो सिर्फ पंक्ति को ही पता होगी ना कि ये मेरे वीर के साथ ऐसा क्यों करना चाहती है, रूपा जी ने कहा। मम्मी मैं सच कह रही हूँ, मैंने दोबारा कोई कॉल या ऑर्डर नहीं किया था, पंक्ति ने रोते हुए कहा। देखो पंक्ति, अपने ये घड़ियाली आंसू ना मेरे सामने तो मत ही दिखाओ, मम्मी जी और वीर को दिखाओ, वो भले ही इससे पिघल सकते हैं लेकिन मैं नहीं, रूपा जी ने कहा तो पंक्ति रोते हुए अपने कमरे में चली गई। रूपा, क्या ज़रूरत है तुझे इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सुनाने की, शांति जी ने गुस्से में कहा। मम्मी जी, अगर उसने अपनी गलती बता दी होती तो मैंने उसे माफ़ कर दिया होता, लेकिन एक तो गलती है, ऊपर से मुझसे ही बहस कर रही है, ये कहाँ के संस्कार हैं, रूपा जी ने गुस्से में कहा और फिर वो वहाँ से चली गई। इधर पंक्ति अपने कमरे में बैठी रो रही थी। हे भगवान, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? जिसको मुझ पर भरोसा होना चाहिए वही मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। हर बार जब भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे डांटा तो मुझे लगा कि मुझसे ही गलती हो गई होगी, लेकिन आज तो मैंने कुछ भी नहीं किया, तो फिर ऐसा क्यों? मैं कैसे मम्मी जी को यकीन दिलाऊं? पंक्ति ने रोते हुए कहा। शाम का वक्त था जब पंक्ति को रागिनी जी का फ़ोन आया। हेलो माँ, पंक्ति ने कहा। कैसी है मेरी बच्ची? रागिनी जी ने पूछा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? पंक्ति ने कहा। हम भी बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन पंक्ति बेटा तेरी आवाज़ कुछ बुझी बुझी लग रही है, सब ठीक तो है ना बेटा? रागिनी जी ने कहा। अगर मैं माँ को ये सब बताऊंगी तो खामखा परेशान हो जाएंगी, पंक्ति ने मन में सोचा। ऐसी तो कोई बात नहीं है, वो कल रात घर में पार्टी थी ना, मैंने आपको बताया तो था ही, तो बस कल बहुत थक गई थी और इसलिए ऐसा लग रहा होगा, पंक्ति ने कहा। हाँ सॉरी बेटा, वो शांति जी ने कल मुझे खुद फ़ोन किया था, लेकिन अब अभी गांव आए हुए हैं और अब यहीं रहेंगे अपने लोगों के बीच, बस इसीलिए नहीं आ पाए। अगर हम वहाँ रहते तो ज़रूर आते, रागिनी जी ने कहा। मैं जानती हूँ माँ, कोई बात नहीं, वैसे भी मैं जानती हूँ कि आप लोगों का यहाँ मन नहीं लगता होगा, तो इसीलिए आप लोग वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। दादी ने भी कुछ नहीं कहा था माँ, पंक्ति ने कहा। चलो फिर ठीक है, मुझे लगा कि कहीं तेरे ससुराल वाले बुरा ना मान जाए, रागिनी जी ने कहा। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। कुछ देर की बातों के बाद रागिनी जी ने फ़ोन रख दिया और पंक्ति फिर रात के खाने की तैयारी के लिए किचन में गई। कुछ देर उसने पूरा डिनर तैयार कर लिया था। रात के 8 बज रहे थे जब वीर घर आता है और फिर फ्रेश होकर डिनर करने बैठता है। आर्या, कल शिवम वापस आ रहा है और वो वापस आते ही तुमसे मिलना चाहता है। उसका कहना है कि वो तुमसे जल्द से जल्द शादी भी करना चाहता है, इसलिए माँ और दादी से बात करना चाहता है और तुम्हारे पापा से भी, वीर ने कहा। आर्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा गुस्से में बदल गया। शादी तो मैं भी उससे करना चाहती हूँ जल्दी ही, लेकिन पापा पता नहीं मानेंगे या नहीं, आर्या ने कहा। उसकी चिंता तुम मत करो, हम सब मिलकर पापा को समझाएंगे, वो ज़रूर मान जाएंगे, वीर ने मुस्कुरा कर कहा तो आर्या भी मुस्कुरा दी। पंक्ति तुम भी मिलना पापा से, वो बहुत अच्छे हैं और तुम्हारी बात तो जल्दी ही मान जाएंगे। तुम्हारी बात करने का तरीका इतना प्यारा जो है, वीर ने मुस्कुरा कर कहा तो पंक्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। शायद उसी बात करने का तरीके से मेरे बेटे को फंसा लिया इसने, रूपा जी ने खाना खाते खाते मन में कहा। खाना खाकर सारे लोग अपने अपने कमरे में जाते हैं आराम करने के लिए। वीर वॉशरूम जाता है और जब वापस आता है तो देखता है कि पंक्ति बेड पर गुमसुम बैठी हुई थी। क्या बात है पंक्ति, तुम परेशान लग रही हो, सब ठीक तो है ना? वीर ने पूछा। हाँ सब ठीक है, बस ऐसे ही, तुम सो जाओ, पंक्ति ने कहा तो फिर उसके पास गया और बैठा। मेरी तरफ देखो, वीर पंक्ति के पास बैठकर कहा तो पंक्ति ने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा। बताओ क्या हुआ है? तुम जानती हो ना कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हो, चलो बताओ क्यों उदास हो? वीर ने पूछा तो पंक्ति की आंखें भर आई और उसने वीर को सुबह में हुई सारी बातें बताई। तुम इतनी छोटी सी बात को दिल से लगा कर बैठी हो? पंक्ति, माँ तुमसे बहुत प्यार करती हैं, शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा, और वे तुमसे गुस्सा इसलिए हैं क्योंकि उनको लगता है कि तुमने गलती की है और अपनी गलती मानी नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि गलती उस बेकरी वाले से ही हुई हो, उसे किसी दूसरी पंक्ति ने कॉल करके चॉकलेट केक ऑर्डर दिया होगा और उसने दोनों ऑर्डर को अदला बदली कर दिया होगा। वीर ने पंक्ति के आंसू पोंछकर उसे समझाया, लेकिन फिर भी मम्मी जी
मुझे गलत समझती हैं। मैं उनकी बेटी बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं धीरे धीरे उनके नज़र में गिरती जा रही हूँ, पंक्ति ने रोते हुए कहा। पंक्ति, तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जानबूझकर कभी कुछ गलत काम नहीं कर सकती हो। उस केक में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो चॉकलेट केक था बस। मैं चॉकलेट नहीं खाता हूँ, तो क्या कोई भी नहीं खाता होगा? और देखो कितना सबका मूड अच्छा हो गया था वो केक देखकर। इतना क्यूट सा केक था वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह, वीर ने प्यार से कहा और पंक्ति को गले से लगा लिया। अगले दिन पंक्ति सुबह 7 बजे उठकर नीचे आती है तो उसे रूपा जी सोफे पर बैठी दिखाई देती। पंक्ति, यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, रूपा जी ने कहा तो पंक्ति उनके पास आई। तभी आर्या और शांति जी भी अपने कमरे से वहाँ पर आती हैं। जी मम्मी जी, कहिए, पंक्ति ने कहा। आज हमारे घर एक पूजा है और ये पूजा हम हर साल अपने घर पर रखते हैं और इसमें घर की बहू भोग का प्रसाद बनाती है और प्रसाद में बादाम का सीरा ही बनता है और आज 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में तुम्हें ये प्रसाद बना लेना है। उसके बाद जब घर में पूजा हो जाएगी उसके बाद ही कोई नमक खा सकता है और बिना पूजा हुए नमक वाली चीज़ों की तरफ देखना तक नहीं है, ठीक है? 9 बजे पंडित जी भी आ जाएंगे और ये बहुत ही स्ट्रिक्ट पूजा होती है, तो कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि आज भी तुम कोई गलती करोगी और वो सीरा नहीं बना पाओगी तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगी, लेकिन कोई गलती नहीं होनी चाहिए, रूपा जी ने पंक्ति को समझा कर कहा। नहीं मम्मी जी, सीरा तो मैं ही बनाऊंगी और बहुत अच्छे से बनाऊंगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए, पंक्ति ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। अच्छा तो ये बात है, देखो पंक्ति, तुम जल्दी कैसे करती हो, तुम सीरा बनाकर रूपा मम्मी के दिल में जगह नहीं बना पाओगी, आर्या ने मन ही मन कहा। तो ठीक है, अभी हम सब पूजा की तैयारियां करना शुरू कर देंगे और उसके बाद 8 बजे तुम जाकर सीरा बना लेना और पूजा वाली कटोरी में सीरा डालने से पहले 1 चम्मच अलग से निकाल देना मुझे टेस्ट करने के लिए, ठीक है? मैं हर साल मम्मी जी से टेस्ट करवाती थी, लेकिन इस साल ये मैं भी टेस्ट करूँगी और मम्मी जी भी टेस्ट करेंगी, ठीक है? रूपा जी ने पंक्ति से कहा। पंक्ति ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद सारे लोग पूजा की तैयारी में लग गए। वीर भी ऑफिस के लिए निकल गया और रूपा जी ने उसे दोपहर में आकर भोग का प्रसाद खाकर खाना खाने के लिए कह दिया था। सारे लोग अपनी पूजा की तैयारी में थे। आर्या वीर को पाने की तैयारियां कर रही थी। ढेर सारे काम करके 8 बज गए। तब पंक्ति किचन में गई और उसने सीरा बनाना शुरू कर दिया और आधे घंटे में ही सीरा बनकर तैयार भी हो गया था। पंक्ति कटोरी में सीरा निकाल ही रही थी कि तभी आर्या उसके पास आई। पंक्ति, तुम्हें रूपा मम्मी बहुत जल्दी में बुला रही हैं, आर्या ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ, पंक्ति ने कहा और फिर मंदिर के पास में चली गई। और इधर आर्या ने अपना काम शुरू कर दिया। करीब 10 मिनट के बाद पंक्ति वापस आई। मम्मी ने तो मुझे नहीं बुलाया, पता नहीं आर्या ने ऐसा क्यों कहा, पंक्ति ने मन ही मन कहा और फिर सीरा कटोरी में निकालने लगी और उसके बाद रूपा जी के पास गई। मम्मी जी, हलवा तैयार है, आप लोग टेस्ट कर लेते हैं, तो पंक्ति ने कहा और कटोरी रूपा जी की तरफ आगे किया। लाओ मैं टेस्ट कर लेती हूँ, रूपा जी ने कहा और फिर कटोरी लेकर 1 चम्मच हल्का सा सीरा अपने मुंह में रखा तो उनके चेहरे की वजह से हवाइयाँ ही उड़ गई। उन्होंने पंक्ति के सामने ही वो सीरा साइड में थूक दिया। ये क्या बनाया है तुमने पंक्ति? मैंने तुमसे कहा था ना कि नमक की तरफ देखना भी नहीं है, तुमने सीरे में नमक डाल रखा है और तो और मिर्च पाउडर भी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम्हें जिस चीज़ के लिए मना किया था तुम वही चीज़ क्यों करती हो? रूपा जी बहुत ज़ोर से गुस्से में चिल्लाई। नमक और मिर्च? लेकिन मैंने तो, पंक्ति ने इतना ही कहा था कि रूपा जी बीच में ही चिल्ला पड़ी। चुप, एकदम चुप, खबरदार, जो तुमने अपने मुंह से एक शब्द भी निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रूपा जी ने गुस्से में चिल्लाया। रूपा शांत हो जा, शांति जी ने रूपा के कंधे पर हाथ रखकर कहा। शांत हो जाओ? 20 मिनट में पंडित जी आने वाले हैं, पूजा की सारी तैयारियां हो रखी हैं और इस लड़की ने मुझे नमक खिला दिया, भोग के प्रसाद में नमक डाल दिया, अब कैसे होगी पूजा? कहाँ से आएगा प्रसाद? रूपा ने गुस्से में कहा। रूपा मम्मी, मैंने भोग का प्रसाद बना लिया है, आर्या हाथ में कटोरा लेकर आती है और कहती है। तुम क्या कह रही हो आर्या? तुमने भोग का प्रसाद कब बनाया? शांति जी ने पूछा। दादी, कुछ देर पहले मैं किचन में गई थी और पंक्ति आपके पास आई थी, रूपा मम्मी, तब मैंने देखा कि गैस पर नमक गिरा हुआ है तो मैंने एक कटोरी में सीरा निकाल कर टेस्ट किया तो मुझे पता चला कि उसमें नमक और मिर्च है जो शायद पंक्ति ने गलती से डाल दिया होगा। तभी मैंने पूजा वाले गैस पर दूसरा सीरा बनाना शुरू कर दिया ताकि लेट ना हो जाए, आर्या ने कहा। वाह आर्या वाह, आज तुमने साबित कर दिया कि राठौर परिवार की असली बहू होने की हकदार तुम ही थी।
मैंने आपसे कहा था ना मम्मी जी कि आर्या मुझे हमारे परिवार को सबसे ज़्यादा प्यार करती है, और आज तक इसने हर बार ये बात साबित की है। पंक्ति ने तो हर बार सिर्फ गलतियाँ की है और कुछ नहीं, और आज तो तुमने पाप ही कर दिया। आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आर्या मेरे वीर की पत्नी बनने के लायक है, और तुम तो इस घर की नौकरानी बनने के लायक भी नहीं हो पंक्ति, रूपा जी ने गुस्से में चिल्लाई। रूपा ये तू कैसी बातें किए जा रही है, शांति जी बोली। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जब से ये इस घर में आई है एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब यहाँ कोई तमाशा नहीं हुआ हो। हर दिन इसने बस यही साबित किया है कि इसने मेरे वीर को फंसाया है और ये उसके लायक बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब बस तुमने आज जो किया ना वो मैं माफ़ नहीं कर सकती हूँ। तुम आज पूजा में नहीं आओगे और ना ही तुम्हें प्रसाद मिलेगा। तुम्हारी गलती को हमेशा आर्या ने सही किया है, और इसने ये साबित किया है कि अगर वो मेरे वीर की पत्नी होती ना तो तुमसे ज़्यादा उससे प्यार करती और इस घर को भी खुश रखती। और अब मैं भगवान से ये भी मनाऊंगी कि काश कुछ ऐसा हो कि आर्या ही मेरे घर की बहू बन जाए। जाओ यहाँ से, और प्लीज़ आज पूरा दिन मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, रूपा जी ने कहा तो पंक्ति रोते हुए अपने कमरे में गई और आर्या एक प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ी थी। आर्या पंक्ति के कमरे में जाती है तो पंक्ति बेड पर बैठकर रोती रहती है। क्या हुआ पंक्ति, कहीं तुम्हें रूपा मम्मी की बात का बुरा तो नहीं लगा ना? या फिर तुम ये सोच रही हो कि जब तुमने सीरा में चीनी मिलाया था तो उसमें नमक और मिर्च कहाँ से आया? या फिर कहीं तुम ही तो नहीं सोच रही हो कि उस वक्त आर्या ने मुझे किचन से बाहर जाने के लिए क्यों कहा था? क्यों उसने झूठ कहा था कि रूपा मम्मी तुम्हें बुला रही हैं? आर्या ने खुशी से कहा तो पंक्ति असमंजस हुई बेड से उठकर उसे देखती है। इसका मतलब ये सब? पंक्ति ने इतना ही कहा। हाँ, ये सब कुछ मैंने ही किया है। मैंने तुम्हारे सीरे को बदल दिया था। मैंने जानबूझकर एक मिर्ची और नमक वाला बादाम का सीरा बनाया था, और जब मैंने तुम्हें रूपा मम्मी के पास भेजा था ना तो तुम्हारे उस टेस्टी से मीठे सीरे को मैंने अपने कटोरी में रख लिया, और मेरे वाला जो सीरा था वो मैंने वहाँ रख दिया। और हाँ, जो सीरा मैं रूपा मम्मी के पास लेकर गई थी ना बाद में, वही सीरा था जो तुमने बनाया था। लेकिन पता है, जब रूपा माँ तुम्हें डांट रही थी ना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, सच में। आर्या ने खुशी से कहा। लेकिन तुम ये सब क्यों कर रही हो? मम्मी जी की नज़र में मुझे क्यों गिराना चाहती हो तुम? पंक्ति ने अपने आंसू पोंछकर कहा गुस्से में। सिर्फ रूपा मम्मी की नज़र में नहीं, मैं तो तुम्हें दादी और सबसे ज़रूरी वीर की नज़र में गिराना चाहती हूँ। इसलिए आज तक वीर और तुम्हारे बीच में जितने भी झगड़े हुए हैं ना, ये रूपा मम्मी ने तुम्हें जितने बार भी गलतियों के लिए डांटा है ना, यहाँ तक कि कल का चॉकलेट का आना वो भी मैंने ही किया था। जी हाँ, उस बेकरी वाले को मैंने ही दोबारा फ़ोन किया था तुम्हारे नंबर से, तुम्हारा नाम लेकर, क्योंकि मैं तुम्हें और वीर को अलग करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये पूरा परिवार तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर फेंक दे। आर्या ने कहा। तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? तुम क्यों मुझे वीर से अलग करना चाहती हो? पंक्ति ने पूछा। दुश्मनी? नफ़रत करती हूँ मैं तुमसे, नफ़रत। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं वीर से प्यार करती हूँ। पिछले 8 साल से मैंने वीर से सिर्फ प्यार किया है, और कोई भी आकर उससे मुझसे छीन कर लेकर चला जाएगा और मैं देखती रहूँगी? ऐसा नहीं होगा। वीर मेरा है और मैं उसे हासिल करके रहूँगी, चाहे मुझे इसके लिए तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। आर्या ने कहा। क्या? तुम वीर से? लेकिन वीर मुझसे प्यार करते हैं और मैं उससे। वो तुम्हें सिर्फ अपनी दोस्त मानता है, और तुम शिवम से प्यार करती हो ना, वीर से कैसे? पंक्ति ने असमंजस में कहा। शिवम से मैं कोई प्यार वार नहीं करती हूँ, उससे तो मैं प्यार का नाटक कर रही हूँ। वो तो मेरे लिए बस एक सीढ़ी है वीर तक पहुँचने के लिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने सिर्फ एक ही मकसद बनाया, और वह है वीर से शादी करना, वीर को अपना बनाना। मैं उसको पाने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए, उससे शादी करने के लिए, इस घर की बहू बनने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तो अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी जान पर ना बने तो अभी के अभी अपना बोरिया बिस्तर बांध लो और निकल जाओ इस घर से। आर्या ने कहा। मैं अभी जाकर सबको तुम्हारी सच्चाई बताती हूँ, उसके बाद देखते हैं कौन इस घर में रहता है और कौन हमारी ज़िंदगी से निकल जाता है, पंक्ति ने कहा, और फिर वहाँ से जाने लगी। तो आर्या हंसने लगी। तुम्हें क्या लगता है पंक्ति कि इतने बड़े बड़े खेल खेलने वाली आर्या रंधावा इतनी बेवकूफ़ होगी कि तुम्हें ऐसे ही आकर अपनी सच्चाई बता देगी? तुमने नहीं सोचा कि ये सच्चाई बताते समय मुझे भी डर लगना चाहिए कि अगर मैं तुम्हें बताऊँगी और तुम सबको बता दोगी तो मेरा तो खेल ही ख़त्म, मुझे तो वीर मिलेगा ही नहीं। आज घर के लोगों को ना मुझ पर बहुत भरोसा है, और क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैंने ये सब तुमसे कहा है?
और मैंने ये सब किया है। रूपा मम्मी को तो यही लगेगा कि हर वक्त वो मेरी तारीफ तुम्हारे सामने करती है, इसलिए तुम मुझे उनकी नज़र में गिराना चाहती हो। तुम ना पंक्ति बहुत भोली हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे इसी भोलेपन का मैं अपना हथियार बनाकर वीर को खुद से प्यार करवा लूँगी, ठीक है? आर्या ने मुस्कुराकर कहा। ये तुम्हारी गलतफहमी होगी आर्या, वीर सिर्फ मेरे हैं, वो मुझसे प्यार करते हैं, शादी हुई है हमारी। देखो, मेरे गले में उनका नाम का मंगलसूत्र है, मेरी मांग में उनके नाम का सिंदूर है। मुझे अपने प्यार पर, अपनी शादी पर, अपने मंगलसूत्र पर और अपने सिंदूर पर ना पूरा भरोसा है। ये कभी मुझे मेरे प्यार से, मेरे वीर से अलग नहीं होने देंगे और अपनी जान बचाने के लिए ना अपने वीर को नहीं छोड़ने वाली हूँ। सच्चा प्यार करती हूँ मैं वीर से, तुम्हारी तरह उन्हें चोट पहुँचाकर, उनके दिल को ठेस पहुँचाकर उन्हें हासिल करने का शौक़ नहीं है मुझे। तो तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन वो तुम्हारी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखेंगे, तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, हमेशा मुझसे ही प्यार करेंगे। इस घर की बहू हमेशा मैं ही रहूँगी, चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कर लो। पंक्ति ने हल्का रोते हुए कहा। अच्छा, इतना भरोसा है तुम्हें, तो क्यों ना तुम्हारे इस भरोसे को तोड़ दिया जाए। आज तक जो मैंने जो भी कुछ किया ना, उससे तुम रूपा मम्मी की नज़र में तो गिर चुकी हो। अब तुम्हें वीर की नज़र में गिराना है ताकि वो तुमसे नफरत करे। उसके लिए मुझे कुछ करना है, वो कर भी लूँगी, और उसके बाद तुम्हारा ये विश्वास ख़त्म। बहुत जल्द वो दिन भी आएगा जब वीर खुद तुम्हारे गले से ये मंगलसूत्र निकाल कर मेरे गले में डालेगा, तुम्हारे मांग से ये सिंदूर पहुँचकर मेरी मांग में भरेगा, तुम्हें अपनी ज़िंदगी से धक्के मार कर निकालने के बाद मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, मुझे अपनी पत्नी बनाएगा। तुम बस देखते जाओ, आर्या ने कहा और फिर वहाँ से चली गई और पंक्ति वहीं बेड पर बैठ गई। हे भगवान, ये सब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आर्या वीर के लिए ये फील करती है। वो मेरे वीर को मुझसे छीनने आई है, पंक्ति ने खुद से कहा। कुछ देर में पंडित जी आते हैं और पूजा करवाते हैं और फिर दोपहर में वीर शिवम के साथ घर आता है। शिवम आर्या को देखते ही सबसे पहले उससे गले लगता है और फिर पंक्ति वहीं खड़ी खड़ी सब कुछ देखती है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया शिवम, आर्या ने मुस्कुराकर शिवम से कहा और उसके बाद पंक्ति की तरफ देखा जो कि उसे गुस्से से घूर रही थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। आज हम लोग और वीर और पंक्ति कहीं घूमने चलें बाहर? शिवम ने पूछा। अरे नहीं नहीं, तुम और आर्या घूम कर आओ, तुम लोग को थोड़ा अकेले समय भी मिलेगा, वीर ने कहा। क्या वीर, तुम भी ना? अब तो आर्या सिर्फ मेरी है और मुझे उसके साथ अकेले ही वक्त मिलने वाला है। चलो ना, गोवा का प्लान भी अभी 1 हफ्ते के लिए पोस्टपोन हो गया है, तो क्यों ना हम लोग कहीं बाहर घूमने चलें और बाहर से डिनर करके आए, शिवम ने कहा। लेकिन शिवम, वीर ने कहा। वीर, शिवम बिल्कुल ठीक कह रहा है, चलो ना चलते हैं, पंक्ति का भी मन बहल जाएगा, आर्या ने कहा। ठीक है, अब अगर तुम लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो हम दोनों भी चलते हैं, वीर ने कहा। देखा पंक्ति, वीर मेरी बात कभी टाल ही नहीं सकता है, आर्या ने कहा तो पंक्ति हल्का सा मुस्कुराई। शाम को प्लान करने के अनुसार वो लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, किसी मॉल में कुछ शॉपिंग करते हैं, उसके बाद एक पार्क में जाते हैं जहां वो लोग बहुत इंजॉय करते हैं। आज सच में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आर्या ने कहा। हाँ वो तो है, चलो अब हम लोग कुछ खाने चलते हैं, मुझे काफ़ी भूख लगी है, शिवम ने कहा। चलो, वीर ने कहा और फिर आगे बढ़ते हैं। आर्या भी आगे आती है और जब किसी का ध्यान नहीं रहता है तो चलते हुए ये पंक्ति को हल्का सा धक्का देती है, जिससे पंक्ति अनबैलेंस हो जाती है और गिरने वाली रहती है कि तभी शिवम उसे संभाल लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो आर्या मुस्कुराती है और वीर को देखती है जो कि उन दोनों को ही देख रहा होता है। उसके बाद पंक्ति ढंग से खड़ी होती है। थैंक यू शिवम, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा तो शिवम भी मुस्कुराया। चले पंक्ति, वीर ने कहा तो पंक्ति ने उसकी तरफ देखा और फिर हाँ में सिर हिलाया और उसके बाद उसके साथ चल दी। गाड़ी मैं ड्राइव करूं क्या? शिवम ने कहा। हाँ क्यों नहीं, ये लो, वीर ने शिवम को चाबी देकर कहा। ये बात आर्या ने सुन ली और जाकर बैक सीट पर बैठ गई। उसे वहाँ बैठता हुआ देखकर पंक्ति को लगा कि वीर ही आगे बैठेगा, तो वो जाकर आगे वाली सीट पर बैठ गई और तभी शिवम आगे आकर बैठ गया। गाड़ी तुम ड्राइव कर रहे हो? पंक्ति ने पूछा। हाँ, शिवम ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं पीछे बैठती हूँ और आर्या तुम आगे आ जाओ, पंक्ति ने कहा और गाड़ी से उतरने लगी। अरे पंक्ति, कोई बात नहीं, तुम और शिवम भी तो बचपन के दोस्त हो, अगर साथ में बैठ भी जाओ तो क्या प्रॉब्लम है, आर्या ने कहा। आर्या बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम यहीं बैठ जाओ,
शिवम ने कहा तो पंक्ति को आगे ही बैठ गई। देखती जाओ पंक्ति, मैं कैसे एक साथ तुमसे और शिवम दोनों से पीछा छुड़ाती हूँ, आर्या ने मन ही मन मुस्कुरा कर कहा। फिर वीर आता है और पंक्ति को आगे बैठा देखता है और फिर पीछे देखता है तो आर्या बैठी थी मुंह लटकाकर और फिर न चाहते हुए भी पीछे बैठ जाता है। फिर वो लोग एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ उनकी सीट पहले से ही बुक थी। वहाँ जाकर वीर और पंक्ति अगल बगल में बैठते हैं और उनके सामने आर्या और शिवम बैठे थे। तो क्या खाना पसंद करोगे तुम लोग, वीर ने पूछा। तुम्हें मेरी पसंद तो पता है ना, पंक्ति ने वीर से कहा। पाव भाजी, शिवम ने कहा तो सब उसकी तरफ देखते हैं। जब से मैं पंक्ति को जानता हूँ उसे सबसे अच्छा पाव भाजी लगता है ना पंक्ति, शिवम ने कहा तो पंक्ति मुस्कुराई। चलो तुम्हें इतना तो याद है, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा, क्या तुम्हें याद है कि मुझे क्या पसंद है, शिवम ने पूछा। बिल्कुल याद है, तुम्हें सबसे अच्छा पनीर लगता है और पनीर की भी सबसे अच्छी डिश तुम्हें शाही पनीर लगता है ना, पंक्ति ने मुस्कुरा कर कहा। अरे वाह, चलो मेरी दोस्त को इतना तो याद है, शिवम ने हंस कर कहा। ठीक है, तो तुम लोगों के लिए भी ऑर्डर कर देते हैं और मैं अपने लिए, वीर ने कहा। चिकन बिरयानी ऑर्डर कर लो, तुम्हारी फेवरेट, पंक्ति ने कहा तो वीर मुस्कुराया। ठीक है, अब बताओ शिवम, मुझे क्या पसंद है, आर्या ने पूछा। तुम्हें इस स्नैक्स में क्या पसंद है वो तो मुझे पता है, लेकिन खाने में आई एम सॉरी आर्या, तुमने कभी बताया नहीं, शिवम ने कहा तो आर्या ने हल्का उदास होने की एक्टिंग की। कोई बात नहीं, मेरे लिए नूडल्स ऑर्डर कर दो, आर्या ने कहा। सारे लोग के कहे अनुसार खाना ऑर्डर हो जाता है और साथ में जूस भी ऑर्डर होता है। सारे लोग खाना खाते हैं और फिर घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन घर में लक्ष्मी पूजा थी जिसकी तैयारी चल रही थी। पंक्ति भी काम में लगी हुई थी। आर्या ने शिवम को कॉल करके बुलाया लिया था और उसने कहा था कि वो बस 10 मिनट में पहुंच जाएगा। इधर पंक्ति कुछ तैयारी कर रही थी कि तभी शांति जी वहां आई। पंक्ति, बेटा सारे लोग काम में लगे हैं, तो मेरा बस एक काम कर देगी, शांति जी ने पूछा। जी दादी बोलिए ना, पंक्ति ने कहा। मेरी एक दवाई ख़त्म हो गई है, क्या तू ले आएगी? वीर भी बाहर गया है लेकिन वो कॉल ही नहीं उठा रहा है, वरना मैं उसे ही कह देती, शांति जी ने कहा। इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना ही हिचकिचा रही हैं? बगल में तो मेडिकल स्टोर है, मैं अभी लेकर आती हूँ, पंक्ति ने कहा। तभी आर्या वहाँ पर आई। पंक्ति, मैं बाहर जा रही हूँ तो दादी की दवाई मैं ले आऊँगी, तुम क्या दरवाजे पे ये तोरण लगा दोगे? आर्या ने फूलों का तोरण पंक्ति को दिखाकर पूछा। ठीक है, मैं तोरण लगा देती हूँ, पंक्ति ने कहा और आर्या से तोरण लेकर घर के दरवाजे के पास जाती है और वहाँ पर एक स्टूल लगाकर उस पर खड़ी होती है कि तभी वीर आ जाता है। अरे पंक्ति, तुम क्या कर रही हो वहाँ पर? वीर ने पूछा। दिख नहीं रहा है तुम्हें, मैं तोरण लगा रही हूँ, पंक्ति ने कहा। तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी को बोल देता हूँ, कहीं गिर गई तो चोट ना लग जाएगी। चलो नीचे उतरो, वीर ने कहा। सारे लोगों को उनका काम मिला हुआ है। वीर, और कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट में तो लग जाएगा, तुम रुको, मैं लगा देती हूँ, पंक्ति ने कहा और फिर तोरण लगाना शुरू किया। तभी शिवम भी दरवाजे के पास ही आने वाला था। मौका देखकर आर्या सबसे छुपकर पीछे से स्टूल के पास जाती है और स्टूल को हल्का सा हिला देती है, जिसकी वजह से पंक्ति अनबैलेंस हो जाती है और स्टूल से सीधा नीचे गिरती है। और उसी समय शिवम पंक्ति के सामने आता है और उसे गिरने से बचाकर दोनों हाथ से अपनी गोद में उठा लेता है। ये देखकर आर्या बहुत खुश होती है और फिर जल्दी से वापस घर के अंदर जाती है और हैरानी से उन दोनों को देखने लगती है। वीर, शांति जी और रूपा जी सबकी नज़र शिवम और पंक्ति पर जाती है। पंक्ति तो अपनी आंखें बंद किए डरी हुई शिवम की गोद में थी और शिवम पंक्ति को देखे जा रहा था। उसके बाद पंक्ति अपने आप ही उठती है तो अपने आप को शिवम की गोद में देखकर घबरा जाती है और फिर शिवम उसे गोद से नीचे उतारता है। तुम ठीक तो हो ना, शिवम ने पूछा। हाँ मैं ठीक हूँ और थैंक यू फिर से मुझे गिरने से बचाने के लिए, पंक्ति ने कहा और फिर वापस मुड़कर वो वीर की तरफ देखती है जो उसे गुस्से से देख रहा था। मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं किसी को कह देता हूँ तोरण लगाने को। अभी अगर शिवम नहीं होता तो तुम्हारी हड्डियाँ टूट चुकी होती, वीर ने कहा। सॉरी वीर, पता नहीं कैसे स्टूल अपने आप ही हिल गया और मैं गिर गई, पंक्ति ने कहा। थोड़ी देर बाद पंडित जी आते हैं और घर में पूजा होती है। अगले दिन हमेशा की तरह वीर और आर्या ऑफिस जाते हैं। आर्या ने ठान लिया था कि वो कैसे भी 2 दिनों के अंदर ही पंक्ति और शिवम से राहत पा लेगी। ऑफिस जाने के थोड़ी देर बाद वो एक आदमी को कॉल करती है। आधे घंटे में काम शुरू कर दो, आर्या ने कहा। जी मैडम। कॉल की दूसरी तरफ से एक आदमी बोलता है। वीर के केबिन में जाती है।
किसी काम के बहाने से, लेकिन ऐसे जताती है जैसे वो बहुत दुखी है और किसी अलग ही भाव में खोई हुई है। क्या बात है आर्या, मैं कब से देख रहा हूँ कि तुम थोड़ी परेशान हो। सब ठीक तो है ना? वीर ने पूछा। हाँ सब ठीक है, वो तो मैं बस ऐसे ही, आर्या ने कहा। आर्या, तुम मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हो ना, तो अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी? वीर ने कहा। वीर, मैं शिवम के कारण थोड़ी परेशान हूँ। उसका और पंक्ति का एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन है वो मुझे पता नहीं क्यों थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकता है। आर्या ने कहा। मुझे लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। पंक्ति और शिवम दोनों बचपन के दोस्त हैं बस, और मैं पंक्ति को बहुत अच्छे से जानता हूँ। वो मुझसे बहुत प्यार करती है और ये सब करने के बारे में वो सोच भी नहीं सकती है। और ऐसा क्या हो गया है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है? वीर ने पूछा। देखो वीर, मैं जानती हूँ कि पंक्ति तुम्हारी पत्नी है, और ये भी हो सकता है कि मैं जो सोच रही हूँ पूरी तरह से गलत हो। और जितना प्यार तुम पंक्ति से करते हो ना, उतना ही प्यार मैं शिवम से करती हूँ। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हो रहा है, मेरा मतलब बात तो ये है कि तुमने देखा था ना, परसों भी पंक्ति को गिरने से शिवम ने बचाया था। और पंक्ति किसके कितने करीब थी। शिवम को ये पता है कि पंक्ति को क्या पसंद है, लेकिन ये नहीं पता है कि मुझे क्या पसंद है। गाड़ी में भी शिवम पहले आकर बैठ गया था। उसके बाद जब मैं शिवम के बगल में आके बैठने वाली थी तो पंक्ति ने मुझे मना कर दिया और कहा कि वो शिवम के साथ बैठना चाहती है, और मुझे पीछे बैठने के लिए कह दिया। कल भी पंक्ति गिरने वाली थी और सीधी शिवम की गोद में ही गिरी। आर्या ने कहा। पंक्ति ने तुमसे कहा कि वो शिवम के साथ बैठना चाहती है? वीर ने पूछा। हाँ वीर, और तो और मैंने कल रात को 2 बजे के करीब पंक्ति को शिवम से कॉल पर बात करते हुए देखा भी था। आर्या ने कहा। क्या रात के 2 बजे पंक्ति शिवम से बात कर रही थी? वीर ने पूछा। हाँ वीर, कल रात में मेरी नींद खुली तो मेरे पास बगल में पानी नहीं था, तो मैं किचन में पानी लेने के लिए गई तो मैंने देखा कि स्विमिंग पूल के पास कोई टहल रहा है, और जब मैंने स्लाइडिंग डोर का पर्दा हटाकर देखा तो पता चला कि वो पंक्ति है और वो कॉल पर किसी से बात कर रही थी। लेकिन बाद में उसने शिवम कहा, और वो सुबह में अपने गिरने के लिए उसे थैंक यू बोल रही थी। उसे कह रही थी कि उसे आज भी बहुत कुछ याद है जो उसकी और पंक्ति के बीच में हुआ है। शायद इसीलिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आर्या ने कहा। आर्या, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? पंक्ति क्यों शिवम के करीब जाने की कोशिश करेगी? वो क्यों रात के 2 बजे उठकर शिवम से बात करेगी? वीर ने कहा। मैं जानती हूँ वीर कि ये सब कुछ थोड़ा अजीब है, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम ही सोचो, जिससे मैं प्यार करती हूँ मैं उसी के खिलाफ क्यों कुछ कहूँगी? मुझे पंक्ति से, ये शिवम से क्या दुश्मनी होगी? मैं झूठ क्यों बोलूँगी? मुझे सिर्फ आपके बारे में क्या, पंक्ति के बारे में कुछ भी गलत बोलकर क्या मिल जाएगा? बात यह है कि मैं शिवम से बहुत प्यार करती हूँ, और इसीलिए मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। आर्या ने कहा। इधर पंक्ति को अपने फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि वीर का एक्सीडेंट हो गया और अभी वो इम्पीरियल इन नाम के एक होटल के रूम नंबर 102 में है। आप प्लीज़ जल्दी से उससे मिलने आ जाइए। ये मैसेज पढ़कर पंक्ति बहुत घबरा जाती है और भागी भागी होटल जाती है। होटल में जाने के बाद वो रिसेप्शन पर जाती है और वीर के बारे में पूछती, तभी शिवम भी वहाँ वैसे ही भागते हुए आता है। पंक्ति, तुम यहाँ? शिवम ने पूछा। हाँ शिवम, मुझे मैसेज आया कि वीर यहाँ पर है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। पंक्ति ने हल्का रोते हुए कहा। क्या? और मुझे मैसेज आया कि आर्या का भी एक्सीडेंट हो गया है और वो भी यही रूम नंबर 102 में है। शिवम ने कहा। हे भगवान! पर फिर से मैनेजर से वीर और आर्या दोनों के बारे में पूछती हैं। यस मैम, मिस्टर वीर यहीं हैं और साथ ही मिस आर्या भी यहीं हैं। अभी डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे हैं और अंदर किसी को भी आने के लिए मना किया है। आप लोग तब तक के लिए यहाँ बैठिए, मैनेजर कहता है। और फिर शिवम और पंक्ति भी वहीं रिसेप्शन के पास रखे सोफे पर बैठते हैं। कितना वक्त लगेगा डॉक्टर? और आप लोग उन्हें हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर के गए, यहाँ क्यों लेकर के आए हैं? शिवम ने पूछा। सर, उन दोनों की गाड़ी के एक्सीडेंट के समय मैं यहीं से गुजर रही थी और बहुत ज़्यादा खून बह रहा था, तो हमने सबसे पहले उन्हें यहाँ पर रूम में लेटाया और डॉक्टर यहीं पर थे, तो मैंने डॉक्टर से उनकी जांच शुरू करवा दी और आपको मैसेज किया, मैनेजर ने कहा। उसके बाद एक वेटर 2 गिलास पानी लेकर पंक्ति और शिवम के पास आता है। पानी पी लो, तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। शिवम ने पानी का एक गिलास उठाकर पंक्ति की तरफ आगे किया और कहा, मेरी भूख प्यास सब मर चुकी है, मुझे बस वीर को देखना है। पंक्ति ने हल्के रोते हुए कहा, सर आप लोग पानी पीजिए और चिंता मत करिए, वो लोग ठीक होंगे। अगर आप लोग पानी पिएंगे तो आप लोगों की भी हालत थोड़ी ठीक हो जाएगी, वरना पता नहीं उनकी सेवा आप लोग कर पाएंगे कि नहीं।
अभी पानी पीजिए और थोड़ा शांत हो जाइए, मैनेजर ने कहा। तो शिवम और पंक्ति ने पानी का गिलास लिया और उसमें से 3 या 4 घूंट पानी पी लिया। उसके 5 मिनट के बाद रूम नंबर 102 से डॉक्टर बाहर आते हैं। तो शिवम और पंक्ति भागकर डॉक्टर के पास जाते हैं। कैसे हैं दोनों? शिवम ने पूछा। वो लोग बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी ब्लीडिंग हो रही थी, अब वो भी रुक गई है। कुछ ही देर में दोनों को शिफ्ट किया जाएगा। आप लोग चाहे तो अभी ही जाकर उनसे मिल सकते हैं, डॉक्टर ने कहा। थैंक यू डॉक्टर, पंक्ति ने कहा। और फिर शिवम और पंक्ति दोनों उस रूम में जाते हैं। अंदर जाकर देखते हैं तो रूम में ना तो वीर रहता है और ना ही आर्या रहती है। रूम में खड़े दोनों एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहीं हम गलत रूम में तो नहीं आ गए हैं, पंक्ति ने कहा। हो सकता है, शिवम ने इतना ही कहा था कि तभी बाहर से किसी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे ये दरवाज़ा किसने बंद कर दिया? शिवम ने कहा। और उसके बाद पंक्ति के साथ उसे दरवाजे के पास जाता है और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। ये हो क्या रहा है? अब हम क्या करेंगे? पंक्ति ने कहा। तभी उसे हल्का चक्कर आने लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। पंक्ति, तुम ठीक तो हो ना? पंक्ति, होश में आओ, शिवम पंक्ति के गाल को थपथपाकर कहता है। और कुछ ही पल में उसकी भी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है और वो भी बेहोश हो जाता है। आर्या और वीर दोनों साथ में ही बैठे थे। तभी आर्या को एक कॉल आता है और कॉल पर बात करने के बाद वो और परेशान हो जाती है। क्या हुआ आर्या? किसका फ़ोन था? वीर ने पूछा। मेरी एक फ्रेंड का कॉल था वीर। वो कह रही थी कि उसने शिवम को इंपीरियल इन में एक लड़की के साथ देखा है और वो मुझे व्हाट्सएप पर उस लड़की की फ़ोटो भी भेज रही है जो शिवम के साथ उस होटल में है, आर्या ने कहा। और फिर अपना फ़ोन खोलकर व्हाट्सएप देखा तो उसमें पंक्ति और शिवम की होटल के रिसेप्शन के पास सोफे पर बैठे फ़ोटो आई थी जो कि मैनेजर ने खींचकर आर्या को भेजी थी। आर्या ने वो फ़ोटो जब वीर को दिखाई तो वो दंग रह गया। शिवम और पंक्ति होटल में क्या कर रहे हैं? वीर ने कहा। और उसके बाद आर्या के कहने पर वीर और आर्या उस होटल में जाते हैं और मैनेजर से शिवम और पंक्ति के बारे में पूछते हैं। यस सर, वो तो मिस्टर एंड मिसेस मेहरा है ना? उनके नाम की तो बुकिंग है हमारे पास, मैनेजर ने कहा। मिस्टर एंड मिसेस मेहरा? आपका दिमाग तो ख़राब नहीं है ना? वो लड़की मेरी वाइफ है, पंक्ति सिंह राठौर, वीर ने कहा। लेकिन सर, उन्होंने तो अपना यहाँ पर नाम शिवम मेहरा और पंक्ति मेहरा लिखवाया है और उन्होंने कहा है कि वो यहाँ पर अपने हनीमून के लिए आए हैं, मैनेजर ने कहा। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? पंक्ति वीर की वाइफ है तो शिवम के साथ हनीमून पर कैसे आ सकती है? आर्या ने कहा। अब मुझे ये सब तो पता नहीं मैम, उन्होंने जो डिटेल्स दी है मैंने वो लिख लिया है और उन्हें रूम दे दिए। अब इतना सवाल जवाब हम अपने कस्टमर से नहीं कर सकते हैं ना, आप खुद ही उनसे जाकर मिल लीजिए, मैनेजर ने कहा। उसके बाद वीर और आर्या रूम नंबर 102 की तरफ आते हैं और दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खुलता। उसके बाद वीर फिर से मैनेजर के पास जाता है। वो रूम नंबर अंदर से बंद है, मुझे उसकी चाबी दीजिए, वीर ने कहा। सर, हम आपको किसी और कपल के रूम की चाबी कैसे दे सकते हैं, मैनेजर ने कहा। तो वीर ने उस मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया। तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं है? मैंने कहा ना, वो मेरी बीवी है, मुझे अभी के अभी चाबी दो, वरना मैं तुम्हारी जो हालत करूँगा ना उसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, वीर ने गुस्से में कहा। तो मैनेजर ने आर्या की तरफ देखा और आर्या ने चाबी देने का इशारा उसे किया। ठीक है सर, मैं भी चाबी देता हूँ, मैनेजर ने कहा और रूम नंबर 102 की चाबी निकाल कर वीर को दे दिया। उसके बाद वीर फिर से उस रूम के पास जाता है। आर्या फिर से उसके पीछे जाती है। वीर चाबी से रूम का दरवाज़ा खोलता है तो रूम के अंदर का नज़ारा देखकर दंग रह जाता है। आखिर ऐसा क्या देखा वीर ने जिससे इतना हैरान हो गया था? क्या उस रूम में सच में पंक्ति थी? और अगर हाँ, तो क्या वो सच में शिवम के साथ थी? जानने के लिए मेरी इस कहानी में मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।